तो कैसे आप लोग? मस्त मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए। और स्टेट फिजिक्स के हम 2021 के सॉल्यूशन कर रहे थे और हम 4 पार्ट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले मैं उनसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए। 40 क्वेश्चन हम कर चुके थे और उसके बाद के सॉल्यूशन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए, फिगर दे रखा है, इसमें कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय एफ। देखिए फोर्स दे रखा है आपको, कितना फोर्स दे रखा है? 2y प्लस एक्स स्क्वेयर जे और इतना न्यूटन दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि वेयर एक्स एंड वाई आर इन द मीटर्स। ठीक है, कोई बात नहीं। द पार्टिकल इज टू मूव फ्रॉम द ओरिजिन टू अ पोजीशन सी। सी देखिए, देखो पार्टिकल जो है ना वो सी पे पहुंच रहा है, तो एक बार वो इस रास्ते से होते हुए जा रहा है, एक बार ऐसे जा रहा है और एक बार एक सीधा जा रहा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें वो बतानी है कि जो करेक्ट नहीं है, यानी 3 सही होंगी, एक गलत होगी। तो पहले एफ इज कंजर्वेटिव, तो ये तो बाद में पता चलेगा कि कंजर्वेटिव है कि नहीं। पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन पहला पूछ रहा है ओ ए सी के अलोंग, वो कह रहा है 125 जूल होगा। ओ ए सी के अलोंग निकाल लेते हैं वर्क। ठीक है, ओ ए सी के अलोंग कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है देख लेते हैं भाई। एफ इजकल टू फोर्स, हम वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स 2y प्लस एक्स स्क्वेयर जे और dx, कितनी डिस्प्लेसमेंट है? हम dx को दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर देते हैं, dxi और dyj। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं फिर। dy, अच्छा फिर कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा? देखो पहले i कंपोनेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2y और ये कंपोनेंट सर्वाइव करेगा i इंटू आई dx प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो ये तो जीरो हो जाएगा j के साथ, ये कंपोनेंट सर्वाइव करेगा तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर dy आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा dw हो जाएगा। टोटल वर्क डन निकाल लो। ठीक है, कहां से कहां तक? o से a और a से c। ठीक है, तो 0 से 2y dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो और एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, कितना? 0 टू 5 और 0 टू 5। ठीक है, हाँ 0 टू 5 हो जाएगा हमारे पास। ओ से ए और ए से सी अलग अलग निकालेंगे हम यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा? 2y dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x। ठीक है, x की वैल्यू 0 टू 5 प्लस एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा? 0 से 5 कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर dy। अच्छा एक्स स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? y और 0 टू 5 हो जाएगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पे जब 0 से लेके a जा रहे हो, आप 0 से a जा रहे हो तो आपको y, क्या y चेंज हो रहा है? नहीं, y 0 नहीं, y चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 है, इसलिए ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। प्लस अब आगे बढ़ते हैं हम, देखिए a से c तक पहुंचते हैं हम, a से c तक पहुंचते हैं तो x की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है? 5, 5 स्क्वायर हो जाएगा। y की वैल्यू 0 से 5 चेंज हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 0, ये कितना आ जाएगा? 25 इंटू 5, यानी 125 जूल आ जाएगा। तो वर्क डन अलोंग कौन सा? ओ ए सी 125 जूल आ रहा है भाई। ठीक है, ये कौन सा हमारा है? वर्क डन अलोंग, लिख लेते हैं हम, वर्क अलोंग ओ ए सी। ठीक है, अच्छा अब करते हैं आगे। अब क्या पूछ रहा है आगे? वर्क डन अलोंग बी सी, बी सी के अलोंग निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, वर्क ऑन बी सी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? डी डब्ल्यू बी सी, बी से लेके सी तक। तो अगेन हमारे पास फोर्स की वैल्यू रखिए 2y स्क्वेयर, 2y आई प्लस एक्स स्क्वेयर जे। ओके, और यहां से यहां तक कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है? सिर्फ dx चेंज हो रहा है, तो इंटू dx आई आ जाएगा। ठीक है, dy तो है ही नहीं हमारे पास, देखिए सिर्फ dx चेंज हो रहा है ना हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा? dw इजकल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कंपोनेंट तो मर जाएगा भाई, ये कंपोनेंट सर्वाइव करेगा, तो क्या हो जाएगा? 2y इंटू डी एक्स। टोटल वर्क डन निकाल लो, तो इंटीग्रेट कर दो, तो क्या आ जाएगा? dw इजकल टू w 2y, लिमिट 0 टू 5 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, 2y dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 0 टू 5 हो जाएगा यहाँ से। तो 2y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? y की वैल्यू है यहाँ पे 5 और एक्स स्क्वेयर कितना है भाई हमारे पास? 5, x नहीं है, x है सॉरी, x 5 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा? ये 2 5 जो 10 10 50, कितना आ जाएगा? 50 जूल आ जाएगा। ठीक है,
किसके अलोंग? BC के अलोंग। हाँ, BC के अलोंग भी 50 जूल आ रहा है हमारे पास। अब वर्क डन OAC, O से C की वर्क डन पूछ रहा है यहाँ, तो O से C का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ भी निकाल लेते हैं, WOC। तो ये कितना होगा? OC के अलोंग भाई वर्क डन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, DW इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कोई वही है हमारे पास 2y I प्लस एक्स स्क्वेयर जे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, यहां से तो दोनों कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं ना जब O से C तक जा रहा है, तो कितना आ जाएगा dxi प्लस dy ठीक है। कौन सा कंपोनेंट सर्वाइव कर रहा है आपका, ड्यू टू, क्या हो जाएगा 2y, दोनों ये 2y x dx आ जाएगा यहाँ से, और कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर dy आएगा। इंटीग्रेशन कर दो तो 0 से 5 चेंज हो रहा है हमारा y। तो यहाँ से अच्छा एक बात और, यहाँ पे देखो जब 0 से C जा रहे हैं हम, यहाँ पे x और y की वैल्यू बराबर है, तो हम x की जगह y पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। x और y, चाहे x की जगह y पुट कर लो या y की जगह x पुट कर लो, सेम वैल्यू है। तो क्या आ जाएगा ये 2, ये हो जाएगा x dx लिमिट 0 से लेके 5 प्लस इसको भी 0 से लेके 5 एक्स स्क्वेयर और dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन कर दो भाई, कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2 अपॉन 2, ठीक है। लिमिट्स 0 से लेके 5 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वेयर डी है ना, तो x3/3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। लिमिट 0 से लेके 5, ठीक है। लिमिट सॉल्व कर लो भाई, लिमिट यहाँ रख देता हूँ मैं, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वेयर, यानी एक्स का स्क्वेयर करोगे यानी 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वेयर प्लस लिमिट रखो ये 125 बट्टे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 25 3 75, 75 प्लस 125 बट्टे 3 यानी 200 बट्टे 3 आ जाएगा, 200 बट्टे 3 जूल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हाँ 200 बट्टे 3 जूल ही आ रहा है ओसी, यानी तीनों स्टेटमेंट हमारी ठीक है, ठीक है। अच्छा अब वर्क डन हमारा जो फोर्स है हमारा, वो कंजर्वेटिव होने की क्या सिचुएशन है कि वर्क डन हमारा किसी भी पाथ अलोंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए भाई। पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना अगर हमारा फोर्स कंजर्वेटिव है, तो क्या सारे पाथ से जाते हुए हमारा सेम वर्क आ रहा है, नहीं, अलग अलग वर्क आ रहा है भाई, ठीक है। अभी हमने देखा है कि यहाँ से अलग जा रहा है, अलग से देखो दो ही में देख सकते हैं हम, यहाँ से O से लेके A C ये हमारा वर्क डन देखो, और O से लेके C ये तो सिर्फ BC का दे रखा है, ठीक है। वो निकालने की जरूरत नहीं, हम इन दोनों से कंपेयर कर सकते हैं। कौन सा OC और OAC कहाँ है भाई, OAC पहले पाथ में निकाला था 125 जूल आया हमारा, और दूसरा OC के कंपैरिजन में जब इस पाथ से किया था हमने तो कितना वर्क डन आ रहा है 200/3 जूल आ रहा है। तो क्या वर्क डन सेम है, नहीं, ये कंजर्वेटिव तो हो ही नहीं सकता, फिर इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो एक है वही हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फिगर शोज द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया विद इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो रे ए है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रही है भाई, ए कहाँ है, ये रे, इसका मतलब ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है भाई। TIR की कंडीशन क्या है, एक तो जो हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा जो लाइट है वो कहां से आनी चाहिए, डेंसर से रेरर की तरफ आनी चाहिए। इसका मतलब डेंसर है और ये रेरर है, यानी n1 की वैल्यू हमारी किससे बड़ी है, n2 की वैल्यू से ज्यादा बड़ी है फिर, ठीक है। अब क्या कह रहा है रे, अब कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। पहला कह रहा है कि रे बी एंड डी मस्ट सफर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, ठीक है। बी और डी कहां है भाई, बी और डी कहां है, डी ये है, ठीक है। बी और डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी। देखो बी तो एक टाइम के लिए हो भी सकती है, डी कैसे हो सकती है, डी तो 90 डिग्री है ना भाई, जैसे आएगी रे उसी पे चली जाएगी भाई। ये तो डी इस एंगल पे तो क्या होगा, TIR हो नहीं सकता, 90 डिग्री पे TIR नहीं होगा भाई, ठीक है। दूसरा हमारा रे ई मस्ट बी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड, ठीक है। देखो ई कहां है, ई क्या ये TIR हो सकता है ना, इसमें नहीं हो सकता, क्यों भाई, ये तो रेरर से डेंसर की तरफ जा रही है ना, ये रेरर है और ये कौन सा है हमारा, डेंसर है, ठीक है। क्यों कैसे पता चला मुझे, क्योंकि भाई उसने पहले ही बोल दिया कि जो ए है हमारा वो TIR हो रहा है उसके अंदर, इसका मतलब क्या है कि ये डेंसर है और ये रेरर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अच्छा रे सी, ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं, रे सी मे बी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड, सी क्या सी में TIR हो सकता है, नहीं, इसमें भी TIR नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये भी तो रेरर से डेंसर की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा री बी
मे बी टोटली इंटरनल, जो बी रे है उसको उसके अंदर टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। हाँ बी में हो सकता है, ठीक है, तो बी में टीआईआर हो सकता है भाई, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था, बी और डी, पहले में बी और डी आ गया था ना, तो डी की वजह से रॉन्ग हो गया था ये। बी में तो भाई टीआईआर हो सकता है वो क्रिटिकल एंगल पे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा फॉल कर रही हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पोजीशन ब्रैकेट फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है भाई। ठीक है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते थे, एमएससी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, पर इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो क्यू इजकल टू क्या दे रखा है, क्यू की पावर एम दे रखा है, कॉस एन पी दे रखा है, ओके, और पी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, मोमेंटम का फंक्शन क्या दे रखा है, क्यू एम साइन एन पी दे रखा है। ठीक है, ओके, इस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो m की और n की उसने पहले ही बोला है कि ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ओबे करते हैं, तो n और m की वैल्यू क्या होगी, देखो अंडर द कंडीशन ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है दोस्तों, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि Q और P का अगर हम पोजीशन ब्रैकेट निकालें, किसके रिस्पेक्ट में, क्यू आई और पी आई के रिस्पेक्ट में, तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको खोल लो, इसका मतलब है एक बार क्यू के रिस्पेक्ट में और एक बार पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है, और फिर माइनस इसके रिस्पेक्ट में। देखिए ऐसे मैं बता रहा हूं, देखो डी क्यू का एक बार क्यू के रिस्पेक्ट में और पी का पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, माइनस क्यू का पी के रिस्पेक्ट में इंटू डेल पी अपॉन इसका क्यू के रिस्पेक्ट में, कितना होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई, डी अपॉन डी क्यू की वैल्यू डाल दो, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की पावर m कॉस एन पी, ठीक है, इंटू डी अपॉन डी पी की वैल्यू डाल दो, पी की वैल्यू क्या है, क्यू की पावर m साइन एन पी, माइनस डी अपॉन में डी पी, और क्यू की वैल्यू डालो अगेन, क्यू की पावर m कॉस एन पी, और इंटू डी अपॉन डी क्यू, पी की वैल्यू डालो, पी की वैल्यू क्या है, क्यू की पावर m साइन एन पी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, क्यू की पावर m, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये आगे आ जाएगा कॉस एन पी, आगे आ गया, तो क्या होगा, क्यू की पावर m, इससे इसका डिफरेंशिएशन करो भाई, m आगे आएगा, और क्यू की पावर में से m माइनस 1 हो जाएगा, सिंपल वो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला है। अब इसका करो p की टर्म में, क्यू की पावर m बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन को p की टर्म में, तो क्या हो जाएगा, साइन एन पी इंटू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एन पी, ठीक है, इंटू n, फिर एन पी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, माइनस यहां से d अपॉन डी पी के रिस्पेक्ट में करो तो क्यू वाला टर्म बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसका करो कॉस एन पी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एन पी, और इंटू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, इसका करो भाई यहां से d अपॉन क्यू का करो, तो साइन एन पी बाहर आ गया, और इसका करो m बाहर आ गया, m आगे आएगा, क्यू की पावर m माइनस 1 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, पहले कांस्टेंट ये हो जाएगा n और n, साइन एन पी m और n, हाँ m n क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एन पी, और ये हो जाएगा क्यू की पावर m, क्यू की पावर 2m माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस से ही प्लस हो जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर एन पी, साइन एन पी, क्यू की पावर, अच्छा m और n, हाँ m n बाहर ले लो, और क्यू की पावर यहाँ पे भी 2m माइनस 1, क्यू की पावर m और क्यू की पावर 2m माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, mn और q की पावर 2m माइनस, mn q की पावर 2m माइनस 1, ये कॉमन ले लिया, क्या बचा, cos स्क्वायर np प्लस साइन स्क्वायर np बचा, ये तो 1 होता है आपका। ठीक है, साइन स्क्वायर np इक्वल टू 1, ये 1 हो गया आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कर लेते हैं mn q
2m-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, इक्वेट कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए क्यू की पावर 0, भाई क्यू की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेट कर दो तो mn की वैल्यू तो एक तो 1 आ रही है आपकी, और क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे क्यू की कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो 2m-1 इक्वल टू 0 आएगा, तो m की वैल्यू 1/2, जब m की वैल्यू 1/2 आ रही है तो यहाँ से यहाँ पे रख दो 1/2 इंटू एन इजकल टू 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 आ रही है और m की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, अ लेजर बीम ऑफ अपर्चर ऑफ द d इजकल टू d दे रखा है आपको, और 1.8 10⁻⁻² दे रखा है। ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है, लैम्बडा की वैल्यू 500 नैनोमीटर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉलिड एंगल निकालना है भाई। ठीक है, सॉलिड एंगल निकालना है, मान लो एक बीम से ऐसे लेजर लाइट निकल रही है। ठीक है, उसकी वेवलेंथ इतनी दे रखी है, आपको क्या निकालना, सॉलिड एंगल निकालना है ये। तो पहले तो इसका एंगुलर अपर्चर निकाल लो भाई, कितना थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा लैम्बडा अपॉन में ए, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 500 इंटू 10⁻⁹ और ए की वैल्यू कितनी है 1.8 10⁻⁻², थीटा निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल किसके इक्वल होगा, इसका डी ओमेगा वो होगा पाई इंटू थीटा स्क्वायर, किसके इक्वल होगा पाई इंटू थीटा स्क्वायर। ठीक है, लेजर के केस में जो एंगल है वो इंटू क्या होगा पाई इंटू इसका एंगुलर अपर्चर, तो क्या हो जाएगा 5 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, थीटा की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर कर लो 500 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में 1.8 10⁻²। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा भाई, ये कितना आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻ कितना -9, ऑप्शन नंबर 3 यही आएगा ऑप्शन। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट टाइप है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज मोर करंट व्हेन इट इज टर्न ऑन एज कंपेयर टू व्हेन इट इज फुल्ली हॉट। भाई वो जब गर्म है तो गर्म होगा तो क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो करंट की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसका मतलब पहले ज्यादा करंट, भाई पहले ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द हीटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप होता है क्या, पोटेंशियल ड्रॉप का क्या काम है, देखो ये पोटेंशियल का क्या काम है, पोटेंशियल मेंटेन करना। ठीक है, ये कभी भी किसी चीज में टेम्परेचर वगैरह से कोई इफेक्टेड नहीं होता। ठीक है, ये तो हमारा जो है इसका काम क्या होता है कि दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, देखो चार्ज E इज पर्टिबेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E अलोंग द Z डायरेक्शन। ओके, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, वो होती है हमारी p²/2m + 1/2 m ω² x² हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब उसको पर्टिबेट किया है, ये इसका हैमिल्टोनियन हो गया भाई। ठीक है, पर्टिबेट किया है, ठीक है, अलोंग Z डायरेक्शन में। ठीक है, Z डायरेक्शन में तो इसका क्या नाम है देखो, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड E इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग Z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तो E इजकल टू क्या हो जाएगा H0 + H पर्टिबेशन टर्म, तो H Z डायरेक्शन में तो p²। अच्छा, इसको H0 किसके टर्म में लिख लो भाई, P क्या होता है हमारा, अगर ऑपरेटर की टर्म में लिखेंगे तो आई एच डेल क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, या आई एच डेल क्रॉस क्या होता है, डेल बाय डेल जेड अलोंग जेड डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा पी का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा आई एच, आई का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर ना, तो 2m क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर प्लस एच हैमिल्टोनियन पूरा लिखो पहले 1/2 m ω² और z² प्लस पर्टर्बेट टर्म कितनी है, कितना इसको डेविएट किया गया है E अलोंग z डायरेक्शन में। ठीक है, तो z इसका z के डायरेक्शन में इसको पर्टर्बेट किया गया है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि क्या निकालना, हार्मोनिक ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द देन En, अच्छा En निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म निकालनी है तो किसके बराबर हो जाएगी n इंटू पर्टर्बिलिटी टर्म कितनी है ई जेड इंटू एन हो जाएगा हमारे पास, तो ये तो कांस्टेंट है हमारा, ये बाहर आ जाएगा ई
क्या हो जाएगा n, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा z n, ये एमएससी का टॉपिक है, तो e n। अच्छा जेड ऑपरेटर क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैगर इंटू एन। ए प्लस ए डैगर को अगर एन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म कितनी होगी हमारी, जीरो होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक होगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि फॉर अ पॉइंट चार्ज, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किसका, रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल का जो है उनके बीच में रिलेशन दे रखा है। तो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के बीच में जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है, वही आपका रिलेशन होता है, ए आर टी वी, ये सीधा सा है, वी स्क्वायर सी स्क्वायर वी आर टी, ठीक है। स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल में ये सीधा सीधा सा फॉर्मूला ही पूछा है आपको, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, ई दे रखा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमारा ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी इंटू जे, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि देखो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके करस्पॉन्डिंग, सो दैट करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज, हमें 4 मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, आपको चूज करना है कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इसके कंपोनेंट के बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है, एसोसिएटेड होगी। देखिए हमें एक बात पता है कि देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक दूसरे के कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है भाई, उनका कंपोनेंट क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर भी होती है ये दोनों के दोनों, ठीक है। तो आपको बी इनमें से चूज करना है कि कौन सा परपेंडिकुलर वेक्टर बिल्कुल सही है। देखो वेव जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है हमारा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दैट मींस वेव वेक्टर आपका वो किसके इक्वल होता है, ई क्रॉस बी के इक्वल होता है, ठीक है। ओके अब बी की वैल्यू इनमें से चूज करो भाई, ठीक है। कह रहा है ई नॉट सी साइन के जेड, यानी अगर देखो ई जे के अलोंग है, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो वो किस तरफ से, बी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ से आ रही है, माइनस आई की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो माइनस आई की तरफ से आ रही है, ये जे की तरफ से आ रही है, ठीक है, माइनस आई की तरफ से आ रही है हमारी, और ये किस तरफ आ रही है भाई, जे की तरफ आ रही है, ठीक है। ओके तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छा माइनस आई तो इस तरफ होगा ना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो किस तरफ होनी चाहिए, वो के की तरफ होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो के की तरफ होनी चाहिए, चलो करके देखते हैं। देखो इससे पता चल जाएगा, ये आई जे और के, ठीक है, आई और जे का क्रॉस करेंगे तो हम के आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास बी पहला ऑप्शन उठाते हैं, क्या है, ई नॉट सी, क्या हो जाएगा, ई नॉट सी साइन के जेड माइनस ओमेगा टी इंटू आई, ठीक है। यानी जे और माइनस आई का क्रॉस प्रोडक्ट करो, जे और आई का माइनस आई है, देखो जे इसके आगे माइनस आई लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, जे और आई का, ये तो डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है तो इसका मतलब माइनस के देगा ये, तो माइनस तो पहले लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, बिल्कुल सही है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस तरफ है, के अलोंग है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी सब में किसी में भी प्लस के नहीं आएगा, आप देख के करके देख लीजिए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 0.46 माइक्रोमीटर थिक सैंपल ऑफ द गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड का सैंपल है हमारे पास, ठीक है, और उसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, इसकी थिकनेस दे रखी है हमारे पास 0.46 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। अच्छा इस पे एक लाइट एम भाई एलिमिनेट हो रही है, आ रही है एक लाइट इसके ऊपर, ठीक है, और उस लाइट की एनर्जी कितनी है हमारी, 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, इतनी एनर्जी है हमारे पास। द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना है भाई, 5 × 10⁻⁴ है, सेंटीमीटर -1, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, अच्छा इसकी इनिशियल पावर कितनी दे रखी है, इंसिडेंट पावर पी नॉट इजकल टू दे रखी है 10 मिलीवाट, यानी ये कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻³ वाट, यानी कितना हो जाएगा ये 10⁻2 वाट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या निकालना है, द टोटल एंड पावर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल पर सेकंड, मतलब एक तरीके से पावर ही निकालनी है टी टाइम बाद। तो पावर का फॉर्मूला क्या, टी टाइम बाद क्या हो जाएगा, पी नॉट ई की पावर अल्फा इंटू टी। पी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻2 इंटू ई की वैल्यू कितनी, अल्फा कितना भाई 0.46 माइक्रो, मतलब 10⁻6, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें ना एक गड़बड़ है भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, क्या कि ये 4 × 10⁻⁴ नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आंसर नहीं आएगा अदरवाइज, ठीक है।
आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए, अदरवाइज आप करके देखोगे नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले तो इसको एसआई में बना लो। ये अगर मैं इसको +4 मानता हूं तो सेंटीमीटर की जगह कितना आ जाएगा, 10⁻², मीटर और -1, भाई सेंटीमीटर -1 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 5 × 10⁻, कितना हो जाएगा 6 मीटर -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 10⁻6 मीटर -1। ठीक है, यहाँ से ही कट जाएगा, 5 × 10⁻², ये कितना हो जाएगा, e की पावर कितना हो जाएगा -2.3। ठीक है, इसीलिए ये वैल्यू e की पावर, जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू वो e की पावर -2.3 दे रखी है आपको, समझ के। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻² इंटू कितना आएगा 0.1 दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब 10 कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा ये वाट। ओके, अच्छा अब क्या कह रहा है कि कितनी पावर, इतनी पावर तो द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सैंपल। अच्छा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, देखो इतनी पावर टी टाइम बाद बची उसकी, पहले कितनी थी, इतनी थी, तो एनर्जी पावर एब्जॉर्ब कितनी आ जाएगी, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, तो P = P0 माइनस PT टाइम बाद, तो P0 कितना था तुम्हारा 10 मिलीवाट, माइनस अब कितनी बची है, सिर्फ 1 मिलीवाट, तो कितना आ जाएगा, ये 1 मिलीवाट ही तो है, तो कितना आ जाएगा 9 मिलीवाट, यानी 9 × 10⁻³ वाट आ जाएगा। समझ गए, तो आप क्लेम कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे 100%। ये क्वेश्चन वैसे आ नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, गलत है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 कोयल, 2 कोयल है उसकी, और उसको हीट कर रहे हैं तो 15 मिनट लेती है, और दूसरी कोयल को हीट करते हैं तो वो 30 मिनट लेती है। ठीक है, अच्छा हीट किसके बराबर होती है, हीट होती है आपकी पावर इंटू टाइम के बराबर। ठीक है, पहले कोयल के लिए ले लेते हैं, तो हीट कितनी हो जाएगी, पावर इंटू टाइम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा H1 = क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है V² R1 इंटू क्या आ जाएगा T, वोल्टेज सेम दे रहा है, सेम वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही V² R2 इंटू T हो जाएगी। हीट दोनों को सेम दे रहे हैं, ठीक है, तभी तो इक्वेट कर पाएंगे भाई, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, उनको बराबर हीट देंगे कि वो 15 मिनट में हीट बॉईल कर रहा है और 20 मिनट में, है ना, अदरवाइज तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो उनको बराबर हीट दी गई है, इसका मतलब क्या कि H1 = किसके बराबर है, H2 के बराबर, तो यहाँ से V² R1 इंटू T किसके बराबर हो जाएगा, V² R2 इंटू T। अच्छा T1 T2 पहले के लिए अलग टाइम है, दूसरे के लिए अलग टाइम है, तो यहां से V² से ही कट जाएगा। T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 इंटू R1, और T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 अपॉन में R2, यहां से कट जाएगा, तो यहां से कितनी आ जाएगी R1 R2 = कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मतलब R2 जो दूसरे का रेजिस्टेंस है वो दुगना है पहले के रेजिस्टेंस से, पहली कोयल के। ठीक है, अब कह रहा अगर इनको सीरीज में कर दें, देखो सीरीज में कर दें अगर हम इनको, तब कितना टाइम ले गई है, तो एक रेजिस्टेंस कितना है हमारा, अगर इनको सीरीज में कर दें R1 और R2 को, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, टोटल RS कितना हो जाएगा भाई, ये कितना R1, और दूसरे का रेजिस्टेंस कितना है, डबल है ना, ये 2R1 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा 2R1 = 3R1, बट टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3R1 के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तब कह रहा है कि तब कितना टाइम लेगी ये। अच्छा, तो इसकी पावर पहले निकाल लो, इसकी हीट किसके बराबर हो जाएगी, वही V² R, इसका रेजिस्टेंस RS इंटू टाइम, इसको टाइम को हम क्या मान लेते हैं, T' मान लेते हैं। ठीक है, तो V² RS, या हाँ ठीक है, RS की वैल्यू कितनी है भाई 3R1, ओके, T', ओके, हाँ, इसको भी हम सेम ही हीट दे रहे हैं भाई, इसको भी तो हम सेम ही हीट दे रहे हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको भी कंपेयर कर लो, किसी से भी कंपेयर कर लो, तो 1 है तो 1 वाले से कंपेयर कर लो, तो 1 वाले से कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा V² अपॉन में कितना आ जाएगा R1 इंटू T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू 15 है। ठीक है, काट दो इसको, R1 से R1 कट जाएगा, तो T' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 45 मिनट्स, कितना आ जाएगा 45 मिनट्स आएगा। समझ गए, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा भाई, कंपेयर क्यों करा, क्योंकि इसमें R1 की टर्म आ रही है ना, तो पहले वाले से कंपेयर कर लिया, इसको भी तो उतनी हीट देंगे तभी तो कंपैरिजन भी हो सकता है इसका। समझ गए,
तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहो तो, ठीक है। और ये हमारा 5th पार्ट था, ठीक है। एक पार्ट और आएगा इसका, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है या कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।